Hey everyone, I am Varnika and welcome to the third lecture of Laws of Motion. तो इस सीरीज में पिछले दो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में और आज है थर्ड लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, जिसे हम रियल लॉ भी कहते हैं क्योंकि इसी से आप फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हो और थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हो। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सा लॉ है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ जिसे हम रियल लॉ भी कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रा हम फर्स्ट लॉ को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम फर्स्ट लॉ भी पढ़ चुके हैं, फोर्सेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास है m। ठीक है। तो सपोज ये हमारा कोई भी एक बॉडी है और इस बॉडी का मास है m और ये एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स वर्क कर रही होंगी वो हमें बताना है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में तो ये तो हमें पता ही होगा, राइट। सबसे पहले तो हम एक ग्रेविटी फोर्स बना सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि होगी W इज इक्वल्स टू एम जी। अब सरफेस भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन N। अब इस केस में क्या है कि ये जो दोनों फोर्सेस है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, यानी कि ये जो N है ये mg के इक्वल है। ठीक है। अब इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिस सिचुएशन में होगा ये अपनी करंट सिचुएशन को, करंट स्टेट को बनाए रखेगा। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या फिर वो मोशन कर रहा है, तो वो अपनी करंट स्टेट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। और इस केस में जब हमने कहा है N इज इक्वल्स टू एम जी, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये क्या है, ये बैलेंस्ड है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। एन जो है वो एम जी के इक्वल है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, कोई भी फोर्स कम या ज़्यादा नहीं है। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, जो बैलेंस कर रही है नीचे की ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है। तो इस केस में हमने कहा कि ये जो फोर्स है ये बैलेंस्ड है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो इस केस में ज़ीरो है। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है और स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, स्टेट चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती है। मतलब कि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जिस भी कंडीशन में होगा, जिस भी सिचुएशन में होगा उसी में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और अगर मूव कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी स्पीड से मूव करेगा। अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, एक और फोर्स लगानी होगी जो कि अनबैलेंस्ड हो, राइट। मतलब कि अगर कोई और फोर्स लगे जैसे कि पुश या पुल, ठीक है, कुछ भी। सपोज पुश, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और किसी ने इसको पुश किया, सपोज 2 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अब उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। अभी तक क्या था, सपोज वो रेस्ट में था, मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगा और उसका मतलब है कि स्टेट चेंज हो गई। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहेगा, अपनी करंट स्टेट में ही रहेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगी। ठीक है। फोर्स बैलेंस कब तक है, जब तक कि नेट फोर्स ज़ीरो है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई दूसरी फोर्स आ जाए जो कि उसको क्या कर दे, अनबैलेंस कर दे, तो उस केस में क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया, मतलब कुछ भी बाहर से एक पुश या फिर पुल आया जो कि 2 न्यूटन का था। ठीक है। और वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। अभी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि 2 न्यूटन की फोर्स भी, मतलब एक और फोर्स 2 न्यूटन की, वो इधर से लग जाए, सेम 2 न्यूटन की फोर्स, तो अब इस केस में क्या होगा, सपोज ये वाली फोर्स है F2 और ये वाली फोर्स थी F1। अब इस केस में दोनों फोर्स इक्वल है, ये भी 2 न्यूटन की है और ये भी 2 न्यूटन की है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस केस में अब क्या हो रहा है, F1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, F2 के इक्वल, यानी कि ये वाली फोर्स भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी।
तो ऑब्जेक्ट की स्टेट कब चेंज होएगी? जब फोर्स अनबैलेंस होएगी। अब अनबैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अनबैलेंस करने के लिए मैं ये वाली जो फोर्स है F2, इसको मैं कर सकती हूँ 4 न्यूटन। अब देखो ये 2 न्यूटन की फोर्स है, ये 4 न्यूटन की फोर्स है, तो कौन सी फोर्स ज़्यादा है? 4 न्यूटन वाली। और ये वाली जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। ये वाली फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में F2 लग रही है, F2 की डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि अब फोर्स क्या है? अनबैलेंस है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है। और फोर्स को अनबैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? फोर्स को अनबैलेंस करने के लिए F1 F2 इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब जो भी फोर्सेस लग रही हैं अगर वो इक्वल है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है, मतलब फोर्स बैलेंस है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और नेट फोर्स जीरो है। ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिंपल सिंपल क्या बताता है हमें? ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा तब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है। जब तक फोर्स बैलेंस है तब तक स्टेट चेंज नहीं होगी। जहां अनबैलेंस फोर्स आ गई यानी कि एफ नेट जीरो नहीं रहा, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं रहेगा और स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ चुके हैं। अब ज़रा इसी को कंटिन्यू करते हैं और न्यूटन के सेकेंड लॉ पे आते हैं। तो देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ पे आने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ये है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, सपोज ये भी कितना है? 4 kg का है और ये भी कितना है? 4 kg का है। ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों 4 kg के हैं और दोनों पे ही हम क्या कर रहे हैं? कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। दोनों का मास सेम है, तो दोनों पे ही हम क्या कर रहे हैं? कुछ फोर्स लगा रहे हैं। और सपोज इस पे जो हमने फोर्स लगाई वो कितनी लगाई? फोर्स लगाई हमने 2 न्यूटन की। और इस पे जो हमने फोर्स लगाई वो कितनी लगाई? इस पे जो हमने फोर्स लगाई वो लगाई 8 न्यूटन की। तो अब इस कंडीशन में दोनों का मास सेम है लेकिन फोर्स अलग अलग लग रही हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट ए, दोनों का मास तो सेम ही है लेकिन इसे हम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसको एफ ए और इसको एफ बी मान लेते हैं। ठीक है। तो एफ बी ज़्यादा है, एफ ए कम है, दोनों का मास सेम है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, यानी कि इस केस में। अगर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दोनों के पास टॉय कार है। ठीक है। दोनों सेम टॉय कार सेम है। ठीक है। अब एक टॉय कार पे हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक टॉय कार पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा? ऑब्वियसली जिस पे फोर्स ज़्यादा लग रही होगी उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में मुझे ही समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि एफ जो है, या फिर मैं सिंपली सिंपली कह सकती हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। राइट। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का चेंज होना, राइट? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, सिंपल बिल्कुल सिंपल भाषा में, स्कूटी बाइक चलाते हो तो एक्सेलरेट करते हो ना, क्या करते हो? स्पीड चेंज करते हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में उसकी स्पीड चेंज कर रहे हो। अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो तो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। राइट। तो वही वाला एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, वही स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना। ठीक है। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने कहा कि हम फोर्स तो रखते हैं सेम। ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, सपोज जिसका मास है 2 kg, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg। ठीक है। और फिर से हम फोर्स लगा रहे हैं, फिर से फोर्स लगेगा। ठीक है। अब क्या हुआ? जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम सेम फोर्स लगा रहे हैं,
इधर जो हमने फोर्स लगाई इस केस में, सपोज इसको भी एफ ए मान लेते हैं और इसको एफ बी मान लेते हैं, हमने यहाँ पे 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पे भी हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इस केस में यहाँ मास कम है और यहाँ पे मास ज़्यादा है, राइट। ए और बी वाले केस में मास ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि एक्सेलरेशन किधर ज़्यादा होगा किधर कम होगा? अगर मेरे पास एक ट्रक है और मेरे पास एक, नहीं ट्रक तो बहुत बड़ी बात हो गई, ट्रक नहीं लेते, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक टॉय कार ही है, ठीक है, एक छोटा सा टॉय कार है और एक एक्चुअल कार है, ठीक है, और दोनों पे सेम फोर्स लगा रही हूँ, दोनों पे सेम फोर्स लगा रही हूँ, तो ऑब्वियस है टॉय कार हिल जाएगी, एक्सेलरेट करेगी। क्या जो रियल गाड़ी है मेरे पास उसको मैं एक्सेलरेट करा पाऊंगी इतनी इजीली? नहीं ना। तो यानी कि एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंड कर रहा है। और हमने देखा जिसका मास कम है, यहाँ पे हमने फोर्स इक्वल लिया हुआ है, जिसका मास कम है, जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और जिसका मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी कि मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के भी, ठीक है। एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के भी, यानी कि अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन में, मतलब इन दोनों ही इक्वेशन को एक साथ कर देती हूँ, तो मेरे पास एक चीज़ आ गई, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। और इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और इसी को हम बोल देते हैं कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब इसी चीज को थोड़ा और समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास है ये एक, एक नहीं दो, हमारे पास ये दो पिक्चर्स हैं। तो देखिए सबसे पहली पिक्चर क्या है, इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट एट हायर रेट, ठीक है। हमारे पास सेम मास है, मास को सेम रखा हुआ है, लेकिन फोर्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट पे, इस ट्रॉली पे कम फोर्स लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है, पर ये एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। पर अब क्या किया इसने, ज़्यादा फोर्स लगानी शुरू कर दी। सपोज यहाँ पे तो लगा रहा था ये फोर्स एफ, और यहाँ इसने कर दी फोर्स 2n, वो सॉरी 2f, मतलब फोर्स को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही उसने फोर्स को डबल किया एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब वही सिंपल सी बात है, पहले तुम किसी चीज़ को धीरे से धक्का मार रहे थे, फिर तुमने किसी चीज़ को जोर लगा के धक्का मारना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज होएगी तेज़ी से। तो सेम चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता चला कि एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, कि अगर आप फोर्स बढ़ा दे रहे हो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाली पिक्चर बोल रही है कि मास एम है, एक्सेलरेशन ए है, और फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ये आदमी फोर्स लगा रहा है। अब हमने क्या किया, मास तो सेम है अपने पास में, लेकिन अब दो लोग आ गए फोर्स लगाने के लिए, और फोर्स पहले एफ लग रहा था अब 2f लग रहा है। तो फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब वही वाली बात, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और वी कैन से ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब नेक्स्ट वाली इस पे आ जाओ, अब क्या हुआ, आदमी तो एक ही रह गया, यानी कि फोर्स क्या हो गई, कम हो गई, एफ हो गई, पहले कितनी थी, 2f थी, और लेकिन मास क्या हो गया, डबल हो गया, इस बार मास ज़्यादा हो गया। फोर्स तो उतनी की उतनी ही है, मास ज़्यादा हो गया। अब मास ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी कि हमें एक चीज़ पता चली, मास के ज़्यादा होने से, मास के डबल हो जाने से, मास के डबल हो जाने से एक्सेलरेशन हाफ हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये वही दो बातें जो मैंने ऊपर आपको बताई, और इन्हीं दो बातों को मिला के हमने बनाया ये, जैसे हमने कहा एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में बता रही है, इट स्टेट दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। डेफिनेशन तो कर ले, पर ये मोमेंटम क्या होता है पहले इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का जो मास है और वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट ही क्या होता है, उसका मोमेंटम होता है, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू एम वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, जो भी वेलोसिटी होगी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, इस बॉडी का मोमेंटम होता है,
मोमेंटम। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रक है और एक कार है। ठीक है, अब अगर ट्रक और कार दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है। सपोज ये ट्रक है बड़ा सा और सेम ही रोड है, ठीक है, और ये कार है छोटी सी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके क्या है, दोनों को रुकना ही रुकना है। अब दोनों सेम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, इससे तो ज़्यादा ही होगा। मान लो अगर इसका मास m है तो इसका 3m तो होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। दोनों की स्पीड हमने मान ली कि v है, मतलब स्मॉल v है। दोनों की सेम स्पीड है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे आके दोनों को ब्रेक लगाने हैं, मतलब यहाँ तक दोनों रुक जाने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दोनों आ रहे हैं, स्पीडली आ रहे हैं, सेम स्पीड से आ रहे हैं। अब चूंकि ट्रक का मास ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है ट्रक को पहले थोड़ा थोड़ा पहले ब्रेक लगाने पड़ेंगे। यानी कि कार जो है वो जा रही है, तो अगर वो इस पॉइंट पे ब्रेक लगाएगी, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वो यहाँ तक आते आते क्या होगा, रुक ही जाएगी, क्योंकि कार का भी मास ज़्यादा है। लेकिन ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँ तो ट्रक को यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा, तब जाके वो धीरे 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 यहाँ पे रुकेगा। जब भी कोई व्हीकल ब्रेक लगाते हैं किसी भी व्हीकल में, तो क्या होता है, हम पहले ही उसकी स्पीड कम कर देते हैं ना, स्पीड कम कर देते हैं ताकि एकदम से जो भी अंदर बैठे हैं उनको एक जर्क ना लगे आगे की तरफ, इनर्शिया की वजह से, राइट। तो इसीलिए पहले पहले ही क्या कर देते हैं, हम स्पीड को कम कर देते हैं। तो चूंकि ट्रक का क्या है, मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी सेम है बट मास ज़्यादा है। अब देखो, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, थोड़ा और समझते हैं। सपोज हम यही ट्रक वाला एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि मास कितना है, 3m है, और वेलोसिटी कितनी है, v है। और ये जो कार है इसका मास कितना है, m है, और वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इस केस में अगर मैं कहूँ तो मोमेंटम किसका ज़्यादा है, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है। ठीक है, और ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है इसलिए उसको ब्रेक भी पहले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे आके इनको रुकना है। अब अगर यही चीज़ मैं ले लूँ कि सपोज दोनों का मास सेम है, दोनों कार ही है, दो कार है, दोनों का मास है m m, दोनों जा रही है, लेकिन स्पीड जो है वो अलग अलग है। एक की स्पीड है 2v और एक की स्पीड है v, यानी कि एक डबल स्पीड से मूव कर रही है। तो इस केस में भी किसका, ये कार 1 है और ये कार 2 है, तो इस केस में मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, 2 वाली का ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। तो मोमेंटम दोनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये तो थी बात मोमेंटम की कि मोमेंटम क्या होता है। अब चूंकि मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट क्या होगी, चूंकि मास है, मास क्या, केजी, और वेलोसिटी क्या, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, अब ज़रा डेफिनेशन पे आते हैं कि सेकेंड लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है मोमेंटम को लेके। तो सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to force applied, is equal to force applied। तो ये बोलता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स जितनी भी होगी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ज़रा इसको सिंपल सिंपल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स dp बाई dt, यानी कि टाइम के साथ में मोमेंटम का चेंज होना। जहाँ पे भी हम ये d लगा देते हैं दैट मीन्स स्मॉल चेंज की हम बात कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि p इज इक्वल्स टू क्या होता है, p इज इक्वल्स टू होता है mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अब ये बोल रहे हैं कि डेल्टा मतलब dp बाई dt क्या है आपका, फोर्स, नेट फोर्स के इक्वल है। ठीक है, नेट फोर्स बोल सकते हैं हम इसको, एफ नेट के इक्वल है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, अब ये जो डेल पी है मतलब
चेंज बता रहे हैं हम। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है m मास, ठीक है, और वो यहाँ से चलना शुरू हुआ और यहाँ पे पहुँच के रुक गया। तो जब वो चलना शुरू हुआ तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी। यहाँ पे इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया और जब वो वापस चला तो वेलोसिटी v हो गई, मतलब कुछ टाइम चलने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, स्मॉल v हो गई। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो क्या होगा, यानी कि डेल पी की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इस केस में, यानी कि इस पॉइंट पे इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी आई इज इक्वल टू एम यू, और फाइनल मोमेंटम कितना हुआ इसका, एम वी। अब डेल पी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एम वी माइनस एम यू, और वी कैन से एम इज, मतलब एम कॉमन ले लिया और अंदर होगा वी माइनस यू। ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डेल पी कितना हो गया आपका, डेल पी यानी कि पी एफ माइनस पी आई और ये डेल्टा टी। ठीक है, और डेल पी का आया आपका एम वी माइनस एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। एम हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा वी यू और नीचे क्या बचेगा, टी बोल सकते हैं हम। सिंपल डेल टी की वैल्यू कितनी है, चेंज इन टाइम कितना आया हमारा, टी आया ना, चेंज इन टाइम कितना है, टी के इक्वल हमने माना है, तो हम सिंपली इसको टी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो v माइनस यू और t है, ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, a का फॉर्मूला, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, और यही क्या आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ को हमने ड्राइव किया है इस स्टेटमेंट से, एफ नेट इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो यही आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि जो भी आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, जिसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया कि F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और P की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एम वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। अब डी पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सपोज एक मास m है, उसको हमने फोर्स F लगाया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी आफ्टर अ टाइम v हो गई t टाइम पे। ठीक है, तो हमने इसका क्या निकाल दिया, डेल पी की वैल्यू निकाल दी, मतलब डी पी की वैल्यू निकाल दी, जो क्या होगी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, जो आ गई आपकी एम वी माइनस एम यू। एम हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा वी माइनस यू। अब ये वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एफ नेट आपका क्या आ गया, एम ए के इक्वल आ गया। तो यही था आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 8 kg मास चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है 8 kg ऑफ मास पे। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसके। सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास है, ठीक है, और ये 8 kg का है और इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज हो जा रही है, कितने से कितने, 2 मीटर पर सेकेंड से 3.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, इस जगह पे आके इसकी स्पीड हो गई 3.8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अ टाइम, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, और वो टाइम दिया हुआ है इन्होंने 25 सेकेंड। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले हम वो लिख देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन अनचेंज, अच्छा सेम डायरेक्शन पे ही मूव हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है फोर्स का। तो पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। मास हमें गिवन है कितना है, 8 kg। टाइम भी हमको गिवन है कितना है, 25 सेकेंड। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो भी हमें गिवन है 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम सिंपल सिंपल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसमें लगा सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है F इज इक्वल्स टू एम ए, और A क्या होता है, A होता है V माइनस यू अपॉन टी। तो सबसे पहले A की वैल्यू निकाल देते हैं। तो V क्या है आपका 3.8
1.8 माइनस u की वैल्यू है 2 और नीचे 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने रख दी वैल्यू, इसको एज इट इज़ रख देते हैं यहाँ पे। अम, ये कितना आ जाएगा आपका 8 एज इट इज़, और यहाँ पे 1.8 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, एक्सेलरेशन को अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं और ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए में, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एम की वैल्यू हमें गिवन है 8 और 1.8 डिवाइडेड बाय 25, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब पॉइंट में आ गया है, डेसिमल में आ गया है, तो हम क्या करते हैं 25 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, राइट। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, राइट, लिख सकते हैं ना। 100/4 24 ही होता है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रही हूँ, ऐसा सच कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.8 और मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 100, और 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, पॉइंट हटा सकती हूँ, तो नीचे एक और ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं सिंपली ऊपर का जितना भी है वो सब मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ऊपर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 8, 18 4 जा 72, और नीचे हो गए 3 ज़ीरो। ठीक है, अब सिंपली जो भी ऊपर का मैटर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 और जो है 57, और नीचे आपके 3 ज़ीरो। तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पे, इसे हटा देती हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 0.576, और इसे हम लिख सकते हैं 0.58 भी। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है तो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो ये आ गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। और क्वेश्चन में पूछा था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तो वही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और किस मैग्नीट्यूड की लगेगी, 0.58 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम और भी करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इससे रिलेटेड हम और भी वीडियोस इसमें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।